तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका देखो, चैप्टर आपका कौन सा है? तो चैप्टर का जो नाम है वो है एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, है ना। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले थे, चैप्टर का जो नाम है कि एलिमेंट को हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, और उस क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट को हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो एक डिफिनिट इंटरवल के बाद में किसी प्रॉपर्टी का दोहराया जाना क्या कहलाता है? पीरियोडिसिटी कहलाता है। तो हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं और जो पूछे जा चुके हैं प्रीवियस कंपटीशन में, जैसे आपका आईआईटी जेई नीट, सीपीएमटी, पीएमटी, आई ट्रिपल ई, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो पहला कृषि क्वेश्चन आपका इस तरीके से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? तो पहला ही आपका जो ऑप्शन है वो बोल रहा है कि एलिमेंट ऑफ ग्रुप 11 एंड 12 आर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ग्रुप नंबर अगर 11 और ग्रुप नंबर अगर 12 की बात करते हो, है ना, तो अगर बात करते हो ग्रुप नंबर 11 और ग्रुप नंबर 12, तो ग्रुप नंबर 11 में कौन कौन से एलिमेंट है? तो सबसे पहले आप ग्रुप 11 में देखोगे तो कॉपर, है ना, सिल्वर, और आपका कौन सा हो गया इसके नीचे वाला, गोल्ड, है ना। और यहाँ पे देखोगे तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो ग्रुप नंबर 11 और ग्रुप नंबर 12 के बारे में क्या बोल रहा है कि एलिमेंट ऑफ ग्रुप 11 एंड 12 आर ट्रांजिशन एलिमेंट, दिस इज करेक्ट, है ना। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो एलिमेंट आपके रखे गए हैं, दोज एलिमेंट विच आर प्लेस बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का दूसरा जो नाम है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। जो एलिमेंट डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो इस हिसाब से आपके ग्रुप नंबर 11 और 12 के जो एलिमेंट होंगे वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे। ये बात सही है, ट्रू है। फिर कह रहा है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, तो ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट है डू नॉट कंटेन मेटलॉइड। तो क्या अगर बात करते हो ग्रुप नंबर 15 में, तो यहाँ पे ग्रुप नंबर आपका 15 में कौन कौन से एलिमेंट है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो हम जानते हैं कि, है ना, आर्सेनिक और एंटीमनी की बात करते हो तो आर्सेनिक और एंटीमनी एक, ये दोनों एलिमेंट ऐसे हैं जो कि मेटलॉइड हैं। तो ग्रुप नंबर 15 जो है वह तो मेटलॉइड रखता है। तो अगर ग्रुप ग्रुप नंबर 15 आपका मेटलॉइड कंटेन करता है तो यहाँ पे ए स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो यानी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही आपका आंसर होगा वह बी वाला होगा कि ए स्टेटमेंट गलत है कि ग्रुप नंबर 15 जो होता है वह मेटलॉइड नहीं कंटेन करता है। आपका अगला है विच पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट की बात अगर आप करते हो तो एस ब्लॉक में आपके कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो एस ब्लॉक की बात करते हो तो ऐसे एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है? एस सब सेल में जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। तो अगर आप एटॉमिक नंबर 3 और 4 वाली बात करते हो तो देखो, एटॉमिक नंबर 3 किसका है? लिथियम का, है ना। ये आपका फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। और ग्रुप आपका एटॉमिक नंबर 4 यानी बेरिलियम, तो इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, ये भी आपका एस ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब वो सही करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? डी वाला। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज एलिमेंट कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कौन कौन से एलिमेंट है जिनके आखिरी सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? सोडियम के आखिरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम के आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपके?
तो एल्युमिनियम के आखिरी सेल में आपके 3 इलेक्ट्रॉन, तो ए ऑप्शन, बी वाला तो ऑप्शन गलत हो गया, है ना। और अब बात करते हो, अच्छा लेड है, यहाँ पे जो लेड है और आपका एंटीमनी, एंटीमनी ग्रुप नंबर 15 से बिलोंग करता है, इसके आखिरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर लेड की बात करते हो तो लेड जो है वह ग्रुप नंबर आपका कितने से बिलोंग करता है, 14, ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करता है। तो आपका लेड के आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, 4, और एंटीमनी के आखिरी सेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन बिलोंग करेंगे, सॉरी इसके आखिरी सेल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। और इसके आखिरी सेल में देखो, एंटी लेड के आखिरी सेल में 4 और एंटीमनी के आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। तो ए भी गलत हो गया ऑप्शन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे आखिरी सेल में। अच्छा, कॉपर के अगर आखिरी सेल में बात करते हो तो कॉपर के आखिरी सेल में आपके अगर देखोगे इसके, तो आखिरी सेल कौन सा होगा आपका, इसके आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना। और यहाँ पे बात करोगे जर्कोनियम, तो जर्कोनियम के आखिरी सेल में आपको देखने को मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी गलत हो गया। आर्सेनिक और बिस्मथ, तो आर्सेनिक यहाँ पे देखिए, आर्सेनिक और बिस्मथ, आर्सेनिक और बिस्मथ जो है वह सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और सेम ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनके आखिरी सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, सिमिलर होता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका सी वाला, है ना। हमें पता है कि अगर एलिमेंट सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो उनका जो आखिरी सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो सिमिलर होगा, है ना, यानी इनके आखिरी सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। अगला है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा आएगा। चौथा आपका क्या है, चौथा है क्वेश्चन आपका कि यहाँ पे, हाँ, द एलिमेंट विच एग्जिस्ट बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल सिमिलरिटी, ऐसे कौन से एलिमेंट है जिनमें हमको वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों सिमिलरिटी देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूंगा तो ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट में आप देखोगे तो जैसे आप क्या करोगे, वर्टिकल और हॉरिजेंटल सिमिलरिटीज का मतलब क्या हुआ, कि जैसे जैसे आप वर्टिकल में जाओगे, यानी सॉरी वर्टिकल ऐसे और हॉरिजेंटल ऐसे, तो हॉरिजेंटल मतलब अगर आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि एटॉमिक जो रेडियस होगा वह उसमें बहुत ज्यादा आपका अंतर नहीं आने वाला है, कहीं ना कहीं सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होगी वो आपको एक ही जैसा ट्रेंड देखने को मिलेगा। वैसे ही वर्टिकल में भी आप, यानी ग्रुप में भी ऊपर से नीचे जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा ग्रुप, सेम ग्रुप के एलिमेंट क्या होते हैं आपके, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वह है ट्रांजिशन एलिमेंट। अगला है आपका मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो कौन सा एलिमेंट है जिसका डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई होता है और साथ ही साथ वह रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो सीजियम तो आपका जो है गोल्ड, आयरन, आयरन तो सॉलिड फॉर्म में, गोल्ड किस फॉर्म में आपका है, गोल्ड जो है आपका वह रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। सीजियम जो है आपका रूम टेम्परेचर पे, हाँ इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है ना, लेकिन इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई नहीं होती, सबसे ज्यादा डेंसिटी हाई होती है मरकरी की, और ये रूम टेम्परेचर पे आपका लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन कि आपका द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट आर गिवन बिलो, विच ऑफ दीज एलिमेंट हैव लोअर आयोनाइजेशन इंथैल्पी, तो कुछ एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इन अ, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख करके आपको बताना है कि किस एलिमेंट का जो आपका आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा वह सबसे कम होगा। तो सबसे कम की बात करते हो, देखो यहाँ पे 2p3 लास्ट में क्या है, 2p3, यानी जो p सबसेल है वह कैसा है आपका, हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका, मोर स्टेबल होता है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। 2p5, यहाँ पे 2p6, ये तो फुल्ली फील्ड है, इस फुल्ली फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वह हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से भी ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना और भी मुश्किल होगा। यहाँ पे अब बात आती है, देखो अब दो चीजें बच जाती हैं आपका बी एंड डी। बी एंड डी में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 2p5 है और यहाँ पे है 3s1।
तो अगर बात करते हो तो 3s1 यानी इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ से निकल रहा है, थर्ड ऑर्बिट से। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ एक बी वाले के केस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है आपका, सेकेंड ऑर्बिट से। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा जो थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा वह न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी पर होगा, यानी थर्ड थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होगा इन कंपेयर टू सेकेंड ऑर्बिट। तो सही आंसर जो निकल के आने वाला है वह होगा आपका डी वाला। अगला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। क्या बोल रहा है, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी बात करते हो तो देखो, ऑक्सीजन की बारे में बात करोगे तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2 और 2p4। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1s2, 2s2 और 2p3। यानी जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इस समय क्या होगा, आपका जो ऑक्सीजन होगा वह कैसा होगा, आपका हाफ फील्ड हो जाएगा। और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वह मोर स्टेबल होता है। यानी अब यहां से इस ऑक्साइड कटायन से, इस ऑक्सीजन कटायन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा आप देखोगे, आपको पता ही होगा कि जो, आपको ये बात पता होगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो आपकी रिक्वायर्ड होती है ना। आप जब को पता होगा कि किसी भी पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। तो जेड इफेक्टिव की अगर वैल्यू बढ़ती है, आप लेफ्ट टू राइट जाते हो किसी भी पीरियड में, तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस हिसाब से ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन को हमने देख लिया कि ऑक्सीजन से जो इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की होने की वजह से बहुत ज्यादा क्या होगा, मुश्किल होने वाला है। ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होने वाला है सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। उसके बाद आप अगर देखोगे तो पहले एक बात यहाँ पे मैं बात क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा। वो क्या है, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, और लास्ट वाला मैं लास्ट वाला लिखूंगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, है ना। तो कार्बन का जो, जब ए आपका न्यूट्रल स्टेट में था कार्बन, तो इसके आखिरी आखिरी जो सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वह क्या था, 2p2। इसका क्या था, 2p3। इसका क्या था, 2p4। और इसका क्या था, 2p5। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि पहले हम क्या करें, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें। तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका हो जाएगा आपका, यहाँ पे सब पे पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे बनेगा 2p1, 2p2, 2p3 और 2p4। तो यहाँ पे आपने देखा कि ऑक्सीजन का जो है वह हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लिया है। तो इसका मतलब हुआ कि अब यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वह ऑक्सीजन के केस में होगा। उसके बाद आप देखोगे तो अब ये बात पता है कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वर्क कहाँ पे करेगा, फ्लोरीन के केस में, क्योंकि ये है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन देखो, यहाँ सब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो फ्लोरीन लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा वर्क कहाँ पे करेगा, फ्लोरीन के केस में। अगर फ्लोरीन के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा वर्क करेगा तो इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी क्या होगी आपकी, हाई होगी, है ना। तो उसके बाद फ्लोरीन का नंबर आएगा, और फ्लोरीन से या फिर आपका नाइट्रोजन, क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। नाइट्रोजन फिर कार्बन। तो सही ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, एक बार मैच करवाइए, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, यानी सही सही करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि दी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज लार्जर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, नाइट्रोजन का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है
है ना। नाइट्रोजन का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वह ज्यादा होता है इन कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वह क्या होगा? देखो, नाइट्रोजन में अभी मैं बात किया जस्ट अभी, इससे पहला जो क्वेश्चन, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा था उसमें मैंने बताया था कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि 2p जो सबसेल होता है वह हाफ फील्ड होता है। तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होता है, इसी कारण से वहां पे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर निकल के आएगा कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल जो होगा वो हाफ फील्ड होने की वजह से इसमें क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। और यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आपकी, ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो सही आंसर होगा आपका सी वाला। अगला है द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय। तो जो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है किसका किसका, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या आपका पोटेंशियल जो होता है, जो रिक्वायर्ड होता है वह होता है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका नाइट्रोजन के लिए होता है 14.6 और ऑक्सीजन के लिए होता है 13.6, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होता है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है और ऑक्सीजन के लिए कम है, ये बात सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एनायन एंड कैटायन रेशियो इज मिनिमम फॉर। एनायन और कैटायन का रेशियो इज मिनिमम फॉर। एनायन, यहाँ पे देखिए आप, एनायन और कैटायन, ये रेशियो आपका कब मिनिमम होगा? तो मिनिमम तब होगा जब कैटायन की साइज साइज क्या होगी, बड़ी होगी, और एनायन की साइज क्या होगी, छोटी होगी। तो सबसे ज्यादा कैटायन की साइज कहाँ पे है? सीजियम की साइज सबसे क्या है, बड़ी है। और अच्छा, सब में फ्लोरीन है तो अब यहाँ पे आयोडीन है, आयोडाइड है, यहाँ पे फ्लोराइड है, यहाँ पे क्लोराइड है, यहाँ पे फ्लोराइड है। तो सीजियम की साइज सबसे बड़ी है और फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी है, तो यानी सही करेक्ट जो आपका आंसर मैच कर रहा है वो डी वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे कैटायन बड़ा है और एनायन क्या है, छोटा है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि एनायन और कैटायन रेशियो इज मैक्सिमम फॉर। तो देखो, एनायन और कैटायन का जो रेशियो होगा वह क्या कर रहा है, मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा, ये रेशियो मैक्सिमम तब होगा जब एनायन की साइज बड़ी होगी और कैटायन की साइज क्या होगी, छोटी होगी। तो कैटायन की साइज सबसे छोटी कहाँ पे है, लिथियम। और एनायन की साइज सबसे बड़ी कहाँ पे है, आयोडाइड। तो सही आंसर होगा आपका ये वाला। फिर कह रहा है कि विच न्यूट्रल ऑक्साइड एमंग द फॉलोइंग। इनमें में से कौन सा आपका न्यूट्रल ऑक्साइड है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे के सारे जो ऑक्साइड हैं ये सब के सब क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो आंसर सही होगा आपका डी वाला। अगला क्वेश्चन है आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंड, क्या बोल रहा है, आयन सेकेंड आयोनेशन जो एनर्जी होगी इज हायर देन फर्स्ट एंड थर्ड। इनमें में से किसके लिए जो होगा सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा होगा इन कंपेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड? तो अगर मैं बात करूं, सेकेंड इज हाईएस्ट, हायर देन फर्स्ट एंड थर्ड। हाँ, पोटेशियम के बारे में देखो तो पोटेशियम का अब देखोगे तो आर्गन इधर हो गया। अच्छा, आर्गन की बात छोड़ो, यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे क्या हो जाएगा, ये आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6 और 4s0। यहाँ पे आप देख 3p6। अब एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकाला आपने, वैसे ही जो पोटेशियम था वह आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लिया, और यहाँ पे जो 3p सबसेल था वो कंप्लीटली क्या हो गया, फिल्ड हो गया। यानी इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, हाई हो गई। अब यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम आयन से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्यों? क्योंकि अब एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लिया है आर्गन जैसा, है ना। यानी इसका जो पोटेशियम आयन का सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा वो ज्यादा होगा इन कंपेयर टू फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट निकालने में ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं हुई थी, क्योंकि चौथे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकल गया था और इजिली। और और क्योंकि ये चाहता भी था कि एक इलेक्ट्रॉन में लॉस कर दूं, क्योंकि ये चाहता था आर्गन जैसा बनने की चाहत इसके अंदर थी। ठीक है, तो सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब फिर बात करते हो अगर आप, अब एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लो बाई चांस निकाल भी दिए, है ना। अब अब यहाँ पे अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन किसी वजह से और निकाल दिए थे, यानी पोटेशियम पे दो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब वो जो फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन था वो लॉस हो गया, और जब फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन लॉस हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलना अब आसान हो जाएगा। यानी सही करेक्ट आंसर होगा आपका ए वाला